हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में चैप्टर 13 का 3.3 है 13.3 है। इस टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम और बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू ही इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, वैसे मैं जनरली बता देता हूँ इसके कॉन्सेप्ट में होता क्या है। ये इनडायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। सपोज कर लेते हैं ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ बैग रखे हुए हैं। ये एक, ये दो और ये तीन। और इन बैग्स के अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। कुछ येलो कलर्स की बॉल है। ये येलो कलर की दो बॉल्स है, ये देखिए। ओके, यहाँ चार है और यहाँ पर तीन है। और कुछ जो है वो व्हाइट कलर की बॉल है, लाइक यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है और यहाँ पर भी टू है। तो कुछ येलो कलर की बॉल्स है और कुछ व्हाइट कलर की बॉल है। आपको क्या करना है, ये जो बैग आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें से एक बैग, यानी कि आपको इन तीनों में से कोई भी एक बैग, है ना, एक बैग आपको निकालना है यहाँ से। मतलब जो है एक बैग को रैंडमली यहाँ से निकालना है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, पहले बैग को ये नाम रख देते हैं, पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग। तो पहले बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 हो जाएगी। दूसरे बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/3 हो जाएगी और तीसरे बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/3 हो जाएगी। जब एक बैग, कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी एक बैग निकल गया, तो वो बैग जो आपने निकाला है लाइक दिस, उस बैग में से एक, कोई भी बॉल, कोई सी भी बॉल है आपको बाहर निकालनी है, एक बॉल। ओके, बैग पहले एक सिलेक्ट किया, फिर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट किया और रैंडमली करिए, दिख नहीं रही है हमें बॉल, ना ही बैग दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने तीनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया और फिर बैग में से एक बॉल सिलेक्ट की और बॉल जो है वो येलो कलर की है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो, जैसे पहले बैग में से येलो कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, येलो बॉल आएगी 2/3। दूसरे बैग में से येलो कलर की बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपके पास है 4/6। तीसरे बैग में अगर येलो कलर की बॉल को देखें तो कितनी है, 3/5, टोटल 5 है और 3 येलो है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि कोई स्पेसिफिक बैग से कोई स्पेसिफिक बॉल निकल रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन, इस जो मैंने एग्जांपल बताया है, इसमें आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग येलो बॉल, है ना, फ्रॉम सेकंड बैग। यानी कि हमने क्या किया, इसमें प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करने के लिए पूछी जा रही है कि आपको सेकंड बैग से येलो बॉल निकालनी है, इसके क्या चांसेस होंगे। तो आपने कहा सर सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और उससे येलो बॉल निकाली जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6। लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना, चांसेस तो सारे थे, सारे चांसों में से सेकंड बैग आएगा आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, पहले आप बैग निकालेंगे सेकंड वाला इनटू में, फिर उसके बाद बॉल निकालेंगे येलो कलर की, डिवाइड बाय फर्स्ट बैग भी निकाला होगा आपने इससे पहले, भाई फर्स्ट भी तो आपके हाथ में आ सकता है। सेकंड बैग भी निकाला होगा, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी और उसमें से येलो बॉल, और थर्ड बैग भी निकाला होगा और उसमें से येलो बॉल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीन केसेस आपके बने, आउट ऑफ दीज थ्री केसेस आपको एक केस फाइंड करना है, सेकंड बैग से येलो की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो तरीका आपको समझ में आ गया। यानी कि एक कंटेनर था, उस कंटेनर के बाद कुछ बैग्स थे, उस बैग्स के अंदर कुछ बॉल्स थी और एक बॉल निकालनी है और वो भी स्पेसिफिक एक बैग से निकालनी है। तो ये है बेस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, तभी हमें बात क्लियर हो पाएगी। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें से देख लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो 3.3 का कहता है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। देखो, एक थैला है, अर्न मतलब थैला, उसके अंदर 5 तो रेड बॉल है और 5 ही ब्लैक बॉल है। ध्यान से समझते जाना, टोटल 10 बॉल है। अब कहता है आपसे अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ कर दी, अ बॉल इज ड्रॉन। अगर एक बॉल ड्रॉ करी है तो फिर अंदर कौन सी बॉल आई है, वो बॉल अंदर जो है आपके सामने रेड बॉल है, तो रेड बॉल भी हो सकती है, और ब्लैक बॉल है तो ब्लैक भी हो सकती है। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर चाहिए, यानी कि रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, दोनों में से किसी का भी कलर दिखा।
एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और उसके बाद उसे वापस रख दी अर्न के अंदर, ये रिटर्न कर दी अर्न में, है ना, यहाँ पर कर दिया आपने रिटर्न। ठीक है, एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और वापस रख दी। फिर कहता है मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, यानी कि ये बात याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन, यानी कि जिस कलर की पहले बॉल आई थी, अगर रेड कलर की आई थी तो रेड की वापस रखी, है ना, और ब्लैक आई थी तो ब्लैक वापस रखी, दोनों में से कोई एक बॉल है जो आपके हाथ में आई थी, उसी की दो और बॉल्स पुट करी हैं इन द अर्न, यानी कि जिस कलर की बॉल ड्रॉ करी गई थी उस कलर की बॉल ही पुट करी है, यानी कि रखी है अंदर, यानी कि रेड कलर की बॉल आई तो रेड कलर की वापस रिटर्न कर दी, एंड उसके बाद आपको रेड कलर की ही दो बॉल और रखनी है इसमें, टू बॉल्स आर पुट, देन मे बी वो रेड कलर की हो सकती है और मे बी वो ब्लैक कलर की, जिस कलर की वो निकलेगी, जैसे कि मे बी वो रेड कलर की निकल सकती है, मे बी वो ब्लैक कलर की, उसी उसी की रिटर्न होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक बॉल निकली है ना, और उसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेकंड बॉल जो है वो रेड है, यानी कि सेकंड वाली तो रेड निकलेगी, ये बात इसकी प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाली पर क्वेश्चन मार्क है, फर्स्ट वाली बॉल जो है वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। दोबारा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर अपना प्रॉपर करेंगे सॉल्व। सबसे पहले कहा एक अर्न के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, एक बॉल निकाली गई है लेकिन ये नहीं पता है वो रेड बॉल है या ब्लैक, अगर निकालने के बाद उसका कलर देखा है और वापस रिटर्न कर दी है हमने बैग में, लेकिन जिस कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की और दो एडिशनल बॉल वापस रखी है इसमें, यानी कि अगर रेड की निकली होगी पहली बार में तो रेड की वापस रखी जाएगी, अगर ब्लैक की निकली होगी तो ब्लैक की रखी जाएगी। ओके, और रखने के बाद टोटल बॉल 12 हो चुकी है, दो बॉल तो इसमें आ चुकी है, 12 हो चुकी है, 10 प्लस 2 है ना। अब उसके बाद कहता है एक बॉल फिर निकाली गई और अब की बार जो बॉल निकाली है वो रेड है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आप इसे देखो कैसे करेंगे। आ जाते हैं हम अपने प्रॉपर पैटर्न पर जिसको हम करने वाले हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे कॉपी पे, ठीक है ना। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, और क्या कहता है, सबसे पहले मैं इसमें एक बैग बना लेता हूँ, ये वो बैग है। ओके, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ 5 इसमें रेड बॉल है और 5 ही इसमें ब्लैक बॉल है। ओके, टोटल 10 बॉल है। कहता है इसमें से एक बॉल निकाली है, अ बॉल ड्रॉन is drawn, maybe it is red, maybe it is black। ओके, तो हम इसी बात को नहीं जानते कि रेड है या ब्लैक है, इसी को हम लेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर H1। मैं H1 करके दिखाता हूँ, कहीं कहीं पर E1 भी लिखा हुआ दिख जाएगा या A1 भी लिखा हुआ दिख जाएगा, आप R1 भी लिख सकते हो या R। उसके बाद आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल, ना फर्स्ट बॉल इज रेड, आप ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। ओके, तो PH1। फिर उसके बाद आपने लिखा फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक इज इक्वल टू PH2, यानी कि रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर H1 की वैल्यू आ गई 5/10 और प्रोबेबिलिटी फॉर H2 की वैल्यू आ गई 5/10। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है E बी द इवेंट ऑफ ई बी द इवेंट ऑफ क्या होगी, देखो यहाँ पर अब इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी बॉल आई थी उसे वापस रख देना है, रिटर्न करना है, रिटर्न, है ना, उसको तो रिटर्न करना है, प्लस दो और बॉलें इसमें रख देनी है, टू बॉल्स आर पुट। ओके, दो बॉल और पुट करनी है इसमें, और जो बॉल रखनी है वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, क्योंकि जो पहले बॉल निकली है वही अंदर रखी जाएगी। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, अ बॉल इज ड्रॉन, और जो बॉल अब निकाली जाएगी सेकंड टाइम वो रेड है, तो ई बी द इवेंट ऑफ सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड।
ई मान लिया हमने कि सेकंड ड्रॉन बॉल रेड है। तो देखो जरा क्या क्या केस बना, दोबारा से समझते हैं। पहली बॉल जो है वो बॉल हमने निकाली और वो है रेड बॉल। देखो इसके अकॉर्डिंग H1 के अकॉर्डिंग तो पहली बॉल क्या है, रेड बॉल है। तो ऑब्वियस सी बात है रेड की रिटर्न कर दी है, रेड रिटर्न करी और उसके बाद दो और रेड बॉल रख दी गई इसमें। तो दो और रेड बॉल रख दी, पहले कितनी थी, 5 थी, अब प्लस कर देंगे 2, 5 और 2 कितनी बॉल हो गई, 7 बॉल तो रेड की हो गई और 5 बॉल ब्लैक की हो गई और टोटल बॉल 12 हो गई। यहाँ 10 की जगह +2 कर देंगे। तो इस केस में अगर हमें रेड बॉल निकालनी है सेकंड टाइम क्या निकालनी है, रेड। तो रेड बॉल कितनी है भाई, 7 बॉल रेड है ना। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई का मतलब रेड बॉल अपॉन में H1 का मतलब फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, तो हो जाएगी 7 अपॉन में 12। बहुत सिंपल है भाई, रेड 2 बढ़ चुकी है, टोटल भी 2 बढ़ चुकी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में H2 का मतलब क्या है, ई अपॉन में H2। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब सेकंड बॉल, यानी सेकंड बॉल जो है वो रेड है, ये देखो रेड लिखा हुआ है। और H2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉल, ये जो फर्स्ट बॉल है ये वाली, यहाँ पर फर्स्ट बॉल, ये रहा फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो ब्लैक बॉल अगर निकली है, सपोज कि ये ब्लैक बॉल निकली होती, ये वाली ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल को ही हमने रिटर्न किया होता, तो ब्लैक बॉल ही तो और बढ़ जाती, तो ब्लैक हो जाती 7 ब्लैक बॉल हो जाती। और 7 ब्लैक हो गई, टोटल तो 12 है ही। तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी रेड है, इसने साफ साफ बोल दिया। रेड कितनी है, 5 है, रेड तो उतनी की उतनी है, तो 5 अपॉन में 12, टोटल तो बढ़ गई लेकिन रेड नहीं बढ़ी। ठीक है ना। तो ये केस हो गया आपका क्या, सिंपल, जो आपने समझा है। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, बस ये पूछा, ये नहीं कहा गिवन दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक और फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। अगर वो ब्लैक कहता तो इसे ऊपर लिखते, अगर रेड कहता तो इसे ऊपर लिखते, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या है। तो वहां पर तो हम अब डाउट पे आ गए ना कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल रेड भी हो सकती है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल ब्लैक भी हो सकती है। तो हम दोनों केस लिखेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर, ये P का मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मतलब फॉर, प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 10, पहले हमने पहली बॉल निकाली वो रेड हो सकती है, उसके बाद 7 अपॉन में 12 प्लस, फिर उसके बाद 5 अपॉन में 10 इंटू में 5 अपॉन में 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो एलसीएम में कितना आएगा, ये देखो 5 1 जा 1, 5 एंड 5 2 जा 10, यहाँ पर भी 1 एंड 2, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 अपॉन में 24 प्लस का 5 अपॉन में 24, एलसीएम लेंगे 7 5 12, 12 अपॉन में 24 एंड दिस इज 1/2। तो आपको समझ में आ गया गाइस कैसे करना है, ये क्वेश्चन इजी था, बस आपका डिफरेंट क्वेश्चन था, समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये है आपके सामने, फर्स्ट तो ये रहा सेकंड। ओके, मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास के अंदर, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, देन आप होमवर्क करिएगा ईमानदारी से, देन अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, एक बैग के अंदर 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, और दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल दे रखी है, यानी कि 2 बैग है, पहला बैग ये रहा और दूसरा बैग ये रहा। पहले बैग के अंदर 4 रेड है और 4 ही ब्लैक है, दूसरे बैग के अंदर आपको 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल दे रखी है। ओके, 2 बैग है, ये H1 नाम दे दो इसका, ये H2 नाम दे दो। फिर कहता है वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। कोई भी बैग सिलेक्ट किया, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, अगर उसने नहीं दी तो इक्वल ही मानी जाएगी ना, 1/2 चांस आने का, और उसमें से बॉल निकाली है और फाउंड टू बी रेड, और वो क्या निकलनी चाहिए, रेड। तो रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, 4 रेड है, टोटल आपके पास 8 है। उसके बाद रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, 2 रेड है और टोटल आपके पास 8 है ना, 4/8 एंड 2/8। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, जो रेड बॉल आई है ना वो फर्स्ट बैग से आनी चाहिए, ये फाइंड करना, यानी कि ये भी आपको बताना है कि वो फर्स्ट बैग से होना चाहिए। तो देखो अब स्पेसिफिक बैग मेंशन कर दिया, तो करेंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसे आप जरूर सीखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके सामने एक बैग दे रखा है, दिस इज अ बैग, और इस बैग के अंदर दिस इज द अनदर बैग, 2 बैग दे रखे हैं आपको, इसे H1 इसे H2 नाम देने वाले हैं। और पहले बैग की अगर हम बात करते हैं तो पहले बैग के अंदर आपको क्या दे रखा है, 4 तो रेड बॉल है
और 4 ही ब्लैक बॉल है, और टोटल बॉल जो हम काउंट करेंगे तो वो 8 आएगी। दूसरे में आपको 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल दे रखी है, टोटल बॉल काउंट करेंगे तो वो 8 आएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं या फिर ऊपर ले जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग, probability for selecting first bag, फर्स्ट बैग यानी कि पहले वाले बैग को सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाले बैग की प्रोबेबिलिटी को हम PH1 मान लेते हैं। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग सेकंड बैग, सेकंड बैग तो कितना हो जाएगा, सेकंड बैग को सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड बैग प्रोबेबिलिटी फॉर H2। उसके बाद E बी द इवेंट of getting, E be the event of getting, कौन सी बॉल निकालनी है हमें, रेड, रेड बॉल, है ना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। प्रोबेबिलिटी फॉर H1 यानी कि पहले बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर H2 यानी दूसरे बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन H1 यानी कि पहले बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/8, और प्रोबेबिलिटी फॉर E अपॉन में H2 यानी कि दूसरे बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/8। तो जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या कहता है आपसे कि फर्स्ट बैग से आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट बैग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग तो क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखनी है 1/2, 4/8 डिवाइड बाय 1/2, 4/8 फर्स्ट बैग प्लस 1/2, 2/8 सेकेंड बैग, और इसे सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा, ऊपर भी सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ कटता हुआ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है। यह जगह आपके पास 4 से नहीं काटते, इस 2 से काटते, तो दूनी 4, तो दूनी 4, तो एक कम 2, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा 2/8, नीचे बचेगा 2/8, फिर उसके बाद 1/8। आप एलसीएम लेंगे तो 2/8 डिवाइड बाय 8, 2 + 1, इससे ये कट गया, तो 2/3 इज द फाइनल आंसर, 2/3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मैच कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंट सा दिखेगा बट है ये सेम, of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel, यानी कि 60% हॉस्टल में रहते हैं। एक स्कूल में, एक कॉलेज में देखा तो 60% क्या कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में। कहते हैं 40% आर डे स्कॉलर्स, यानी कि 40% नॉन रिजाइड्स या नॉन रेजिडेंटिंग है, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज। उसके बाद कहता है आपसे previous year result reports that 30% of the students who reside in hotel यानी कि जो हॉस्टल में रहते हैं, सॉरी नॉट होटल, हॉस्टल में रहते हैं, उसमें से 30% जो है ए ग्रेड लेके आए, है ना। एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स यानी कि जो क्या नाम है, डे स्कॉलर्स हैं, यानी होटल में हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उन्होंने भी ए ग्रेड लिया है। और वो ए ग्रेड जो है एनुअल एग्जाम में जो लिया है वो कितने परसेंट ने लिया है, 20%। तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। इसने कहा है 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते। जो 60% हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% ए ग्रेड लेके आए हैं, और जो 40% नहीं रहते हैं उनमें से 20% ए ग्रेड लेके आए हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जो हॉस्टल में रहते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, लास्ट में एक चूज किया स्टूडेंट है ना, लास्ट ईयर का एनुअल एग्जाम का ये क्या नाम है, ग्रेड दे रखे हैं। कहता है ही हैज एन ए ग्रेड, और जो चूज किया है स्टूडेंट उसका ए ग्रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
द स्टूडेंट इज हॉस्टलायर। हॉस्टलायर मतलब हॉस्टल में रहने वाला। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम करेंगे लेट प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट who reside in hostel है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उसकी प्रोबेबिलिटी को PH1 मान लिया। प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट हु डिड नॉट रिजाइड, है ना, इन हॉस्टल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा PH2, है ना, प्रॉपर तरीके से लिख लिया। फिर उसके बाद E बी द इवेंट, E बी द इवेंट of getting A grade, E be the event of getting A grade। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर H1 इज इक्वल टू हॉस्टल में रहने वाले 60/100 स्टूडेंट हैं, उसके बाद H2 का मतलब 40/100 है, 40%। उसके बाद E मतलब A ग्रेड लाने वाले, H1 का मतलब हॉस्टल में रहने वाले ऐसे 30% थे, है ना, 60 का 30%। और प्रोबेबिलिटी फॉर E/H2 यहाँ पर लिख देते हैं E/H2, तो ये आ जाएगा आपके पास 20/100। बहुत सिंपल है, आपने बिल्कुल सीधा सीधा तरीके से लिखा। लास्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट क्या नाम है रिजाइड्स इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है हॉस्टल है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर क्या कहता है आपसे, प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट इज हॉस्टलायर एंड गेटिंग ए ग्रेड, यानी कि हॉस्टल में रहने वाला है और ए ग्रेड भी आया है उसका। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे 60/100 इंटू में 30/100 डिवाइड बाय 60/100 इंटू में 30/100 प्लस का 40/100 इंटू में 20/100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, बाकी नहीं काटिएगा, वैसे तो आप चाहे तो कैलकुलेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट कम कैलकुलेशन कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जगह 6×18 ऊपर 18 आएगा, नीचे 100 आएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 100 ही आ रहा है एलसीएम में, 6×18 4 2 8 होते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसे फाइनली तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 18/100 अपॉन में, और ये जाएगा 26/100। तो फाइनली 18/26 एंड दिस इज 9/13। 9/13 इज द फाइनल आंसर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो हॉस्टल में भी रहते हैं और ए ग्रेड भी लेके आए हैं, ऐसे आउट ऑफ दीज स्टूडेंट, मतलब कि सभी में से ढूंढ रहे हैं। अगर हम दोनों कैटेगरी को देख रहे हैं उसमें से ढूंढ रहे हैं कि हम हॉस्टल में भी रहते हैं और ए ग्रेड भी लेकर आए, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, तो ऐसे की प्रोबेबिलिटी है 9/13। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है आपसे इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैसेस, यानी कि या तो वो जानता है या फिर गैस कर रहा है। वो जानता है आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है और वो गैस कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ऐसा इसने दे दिया। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, तो मैं यही कर देता हूँ सॉल्व। प्रोबेबिलिटी फॉर ही नोज द आंसर और उसका आंसर है कितना, 3/4। प्रोबेबिलिटी फॉर ही गेसेस द आंसर इज इक्वल टू 1/4। देखो ये आप लेट कर लेना, ठीक है ना, अब आप लेट कर सकते हो। उसके बाद ई बी द इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर, ई बी द इवेंट ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर E/में H1, E/H1 का मतलब कि करेक्ट आंसर आया है और उसने गैस किया था, ही नोज आंसर, सॉरी वो जानता था। H1 का मतलब ही नोज, है ना, और H2 का मतलब ही गैसेस। ओके,
वो गैस करता है। तो अगर वो जानता था और उसका आंसर करेक्ट आएगा तो इसका आंसर कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका प्रोबेबिलिटी होगी 100%। और प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में H2 का मतलब क्या हो गया कि उसने गैस किया है, तुक्का मारा और उसका आंसर ठीक आया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है और वो दे रखी है, देखो ये कहता है assume that the student who guesses the answer will be correct, the probability is 1/4। ओके, इसने खुद दे रखी है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी उसने 1 की। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जो है किसी एग्जाम को देने जा रहा है, उसने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं उसका टीचर हूं और मैंने बताया कि जो ये स्टूडेंट ए है, ये जो स्टूडेंट ए है वो इन 100 क्वेश्चंस में से 75 के आंसर जानता है, 75, और 25 के आंसर पे वो तुक्का मार के आ रहा है। तो 75 के आंसर जानता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। और 25 के आंसर पे तुक्का मार के आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25/100 यानी कि 1/4, है ना। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब जिसके आंसर्स वो जानता है, ही नोज द आंसर, नोन आंसर, जिसके ऑलरेडी वो आंसर्स जानता है। अब यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को होती है, वो सोचते हैं कि जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर वो स्टूडेंट आंसर जानता है तो वो गलत भी तो हो सकते हैं, सही भी तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस ही नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसने साफ साफ बोला है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट में ना कैलकुलेशन नहीं होती, ABCD होता है। तो उसमें से जिसका आंसर आप जानते हो उसको टिक कर दो। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे सर जी वो भी तो गलत हो सकते हैं ना, आपने जब कैलकुलेशन करी तो जानते थे, तो जानते थे कैसे। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन आया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, 4 ऑप्शन आ गए। अब 4 ऑप्शन आ गए तो उसमें से एक ऑप्शन आया कि भाई नरेंद्र मोदी थे, या फिर कह सकते हो आप दूसरा ऑप्शन आया राहुल गांधी थे, तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि आपका क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू थे, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी थी। तो ये 4 ऑप्शन है, मैं इसका टीचर हूं और मेरे को पता है कि इस लड़के को इसका आंसर पता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का आंसर है और ये पता, तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ये मत सोचिए इसकी कैलकुलेशन होगी, मे बी वो सही होगा मे बी गलत होगा, नहीं, वो इसका आंसर जानता था तो उसका 100% आंसर सही आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं जानता, वो आंसर जानता है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर ई का मतलब ही नोज द आंसर, H1 का मतलब ही नोज द आंसर और ई का मतलब करेक्ट आंसर, तो इसका चांस कितना है, 1, प्रोबेबिलिटी 1 है इसकी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये 1 कहाँ से आया, ये जरूर याद कर लेना। बाकी की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है, अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी उसने दे रखी है, दोनों अलग अलग, और उसके बाद गैस करने के बाद 1/4 इज द चांस दैट वो करेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर विल बी करेक्ट। तो इसका मतलब ही नोज द आंसर एंड आंसर विल बी करेक्ट। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल आंसर है, मैं इसको यहीं लिख के दिखाता हूँ। इसका आंसर आप लिखेंगे, इसको तो ऊपर लिखेंगे H1 को, यानी कि 3/4 इंटू 1, और अपॉन में लिखेंगे 3/4 इंटू 1 प्लस का 1/4 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप निकालेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो गाइज मैंने अभी तक 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है। हालांकि मैं आगे के क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, बट आप दिमाग लगाइएगा। 5वां क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसलिए इससे आप स्टार्ट मत करिए। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो 5वां मत करिएगा, लेकिन छठे क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन से आपको करना चाहिए, जो डाउट आएंगे वो मेरे से पूछ लेना। अगली क्लास में मैं तो क्वेश्चंस कराऊंगा ही, लेकिन आप पहले करने की कोशिश करना। छठा क्वेश्चन करना, 7वां, 8वां, 9वां, और उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी कि ये 14 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। 5वां भी कर सकते हो, लेकिन अभी मत ट्राई करिएगा, जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब 5वां भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं 5 से लेकर और 14 तक के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।